चलिए, तो आज हमें बात करनी है उसी में अगले टॉपिक में। हमने आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया था, और वैद्युत फ्लक्स के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था वो ये था कि ई ए कॉस थीटा में जो थीटा है वो ई और ए के बीच का एंगल है, जबकि जो एरिया होता है वो किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें थीं, क्योंकि इन्हीं बातों में आपका क्वेश्चन आगे फंस सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लक्स का। ये एग्जाम्पल भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिया होगा 12 आई कैप, और एरिया दिया होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और हमसे पूछेगा पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, इस तरह की आपसे बात पूछेगा। और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैं मान सकता हूँ कि ई और ए की हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा अलग हों, लेकिन ये पक्का है कि इस तरह का सवाल आया है, और जो आंसर मैं ला रहा हूँ यही आंसर भी आया है। अब डिजिट्स कुछ भी हों, तो आपने पढ़ा फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई की वैल्यू है 12 आई कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। आप सब जानते हैं ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे जीरो होगा, आई डॉट के जीरो होगा, आई डॉट आई 1 बनाएगा, तो आ जाएगा 24 वोल्ट मीटर। इस तरह के सवालों की घर में प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, हेडिंग बना लीजिए सभी लोग, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। गाउस थ्योरम में पहली क्लास में हमने आप लोगों को, जब आपको हम इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहे थे, तो हमने आपसे कहा था कि गाउस थ्योरम जो आप पढ़ते हैं वो भी है, इसके अलावा भी कुछ गाउस थ्योरम है। तो आज हम दोनों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि गाउस थ्योरम क्या है, गाउस थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं, ये हम पीछे की कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं। गाउस थ्योरम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम देखें तो उस पृष्ठ के भीतर, तो एक शब्द हम कह रहे हैं उस पृष्ठ के भीतर, इसका मतलब अगर पृष्ठ खुला है तो गॉस थ्योरम नहीं लगने वाली। पृष्ठ के भीतर मतलब पृष्ठ के अंदर चार्ज होना चाहिए और पृष्ठ बंद होना चाहिए। अगर उस पृष्ठ के भीतर Q चार्ज है तो उसका ε0 गुना होगा कुल फ्लक्स, मतलब कुल फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू Q/ε0। राइट। कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए। गणितीय रूप, ठीक है, गणितीय रूप उसे कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या होता है? चूँकि पृष्ठ बंद है उससे वॉल्यूम कनेक्टेड होगा,
इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल लगाएंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इसी को अगर हम इस तरह से लिखें, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्या ये सही है या ये गलत है? आज हम आपसे कमेंट बॉक्स में इसके जानने की अपेक्षा करेंगे कि आप लोग हमें बताएं कि ये जो लिखा गया है ये सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। ठीक है, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, फिर हम अगली क्लास में जब आप पूछेंगे तो डिस्कस करके बताएंगे कि ये गलत लिखा है या सही लिखा है। तो आपने ये जान लिया कि गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर q/ε0। क्वेश्चन आपसे हमने ये पूछा है कि इस इंटीग्रेशन के निशान को यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो क्यों, और नहीं लगा सकते हैं तो क्यों। ये जो आप पढ़ रहे हो गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप, इससे हम यह भी कह सकते हैं गॉस की प्रमेय का समाकलित रूप। गॉस की प्रमेय का समाकलित रूप, समाकलित रूप। ठीक, गॉस की प्रमेय का समाकलित रूप, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी पॉसिबल है और डिफरेंशियल फॉर्म ही आगे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है दैन दैट ऑफ इट। इसकी अपेक्षा वो ज़्यादा वैल्यूएबल है आगे की कक्षाओं में, कंपटीशन की क्लासेस में। अभी मैं प्रूफ करने के बाद बताऊंगा। अब आइए हम प्रूविंग की तरफ बढ़ेंगे। प्रूविंग में क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है Q और इस पॉइंट चार्ज को हमने घेर रखा है स्मॉल r त्रिज्या के गोले के द्वारा। स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला, और हमें इस गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमें इस गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इसकी रेडियस है स्मॉल r। हम इसमें जितनी भी संभावनाएं पैदा हो सकती हैं उतनी संभावनाओं के साथ, उतनी विषमताओं के साथ इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि रेडियस की डायरेक्शन में एकांक सदिश n कैप है और यहाँ पे जो हमने एरिया लिया है वो थोड़ा सा तिरछा लिया है, जो कि यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है एरिया, इस तरह से। और इस पूरे सरफेस ने यहाँ जो एंगल बना रखा है छोटा सा, चूँकि सरफेस एंगल बना रहा है इसलिए इसको हम डी ओमेगा कह सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, वो कहती है कि वेक्टर फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यहाँ पे चार्ज है इसलिए इसके सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 1/4πε0 Q/r² क्रिएट होगा, क्योंकि ये है तो पॉइंट चार्ज ही, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर 1/4πε0 Q/r² ही होता है मॉडुलस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में तो नहीं, मॉडुलस फॉर्म में। तो हम छोटे से सरफेस से, अभी हमने बहुत छोटा सा एरिया डी ए लिया है, या इसको आप डेल्टा ए कह सकते हैं, इसे आप डेल्टा एस भी कुछ किताबों में पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है हम इस तरह की डी ए कल्पना कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा पृष्ठ से गुजरने वाला, चूँकि पूरा पृष्ठ आपने नहीं लिया है इसलिए पूरा फ्लक्स भी नहीं आएगा। अगर आप पूरा पृष्ठ लेते तो पूरा फ्लक्स आता, लेकिन आप इतने से ही पृष्ठ को लेकर के जब आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पृष्ठ से गुजरने वाला
गुजरने वाला, छोटा सा आपने लिया है इसलिए आप लिखेंगे अवयव वैद्युत फ्लक्स। अवयव वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, चूँकि पूरा एरिया नहीं ले रहे हैं इसलिए आप डी फाई का यूज करेंगे। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इसे आप लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। चाहें तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि एरिया का वही कंपोनेंट लिया जाता है जो एन कैप की दिशा में होता है, इसलिए हम इस डी ए का एक कंपोनेंट कर सकते हैं डी ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलरली कर सकते हैं डी ए साइन थीटा। जो कंपोनेंट इस समय हमारे काम में आएगा वो कौन है? वो है डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, राइट। अब आप जानते हैं पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर या इस परिधि में कहीं पर, चूँकि रेडियस स्मॉल आ रहा है, इस परिधि में कहीं पर भी, ये गोला नहीं है, ध्यान रखिएगा, बस हमने इसको गोले से घेरने की कोशिश की है, बाकी ये पॉइंट चार्ज था। इस पॉइंट चार्ज को एक गोले ने घेर रखा है, ठीक है ना, ऐसा। इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अभी तक हमने जो किया है वो सिर्फ फ्लक्स कैलकुलेट करने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा डी फाई इक्वल टू Q/4πε0 आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर मैं इस आर स्क्वायर को इधर अपॉन में कर दूँ तो आ जाएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी फाई ई बराबर Q बाई 4πε0 इंटू डी ओमेगा। सेकेंड क्लास में हमने आपको पढ़ाया था घन कोण बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। मुझे ध्यान आ रहा है, आपको भी ध्यान आ रहा होगा। यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि जो फ्लक्स है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है डी ओमेगा पर। अगर डी ओमेगा अपना पूरा काम कर ले, डी ओमेगा अगर पूरा हो जाए तो फ्लक्स भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि गोले पर डी ओमेगा का पूरा मान क्या होगा? 4π। ये भी हम जानते हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और चूँकि गोला है इसलिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। फाई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का मान इंटीग्रेशन के साथ हम जानते हैं 4π हो जाएगा, तो जब हम यहाँ रखेंगे तो ये आने वाला है फाई इक्वल टू, मैं अपने असिस्टेंट से कहना चाहूँगा, देख लीजिए आप कैमरे में दिख रहा है ना बराबर, तो दिख रहा है ना, तो आ जाएगा फाई इक्वल टू Q बाई ε0, राइट। यही गॉसेस थ्योरम है जिसे आप यहाँ पे कह रहे थे संबद्ध आवेश का 1/ε0 टाइम्स। इसे कहते हैं गॉसेस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब ये ज़रा मुझे बताइए, ये सबको समझ में आ गया होगा? चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। मैं एक क्वेश्चन आप सब लोगों से और पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उसका सही आंसर दें मुझे। क्या है उसे देखिए। क्वेश्चन ये है कि जब आपने गॉसेस थ्योरम में फाई ई बराबर पढ़ा, वो पढ़ा Q/ε0, तो आप इस बात को भी तो जानते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल E डॉट डी ए,
बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? ये बात आप सब लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? इस Q ने जो क्रिएट किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आसपास परिवेश में वहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है? प्लीज़ आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9919992800, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर भी आप बता सकते हैं कि क्या फैक्ट है, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो करने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? जो इस चार्ज ने क्रिएट किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या जो यहाँ पर आसपास सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है? ज़रूर मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। चलिए अगली बात मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। वैसे ये आपके ज़्यादा काम में नहीं आने वाली है, लेकिन यदि आप जेईई मेंस, नीट जैसी परीक्षाओं के लिए फोकस कर रहे हैं, एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए फोकस कर रहे हैं, तो आप ये भी जान लीजिए गॉस की प्रमेय का अवकलित रूप, गॉस की प्रमेय का अवकलित रूप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। बेटा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम जो होती है वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसे भी हम गॉसेस थ्योरम कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि भविष्य की कक्षाओं में या आप कंपटीशन की कक्षाओं में जब आप पढ़ेंगे तो गॉसेस थ्योरम में ज़्यादा इसी कंसेप्ट का यूज होगा। डाइवर्जेंस किसको कहा जाता है? एक उल्टा ट्रायंगल बन जाता है इस तरह से, और डॉट प्रोडक्ट के साथ कोई वेक्टर क्वांटिटी ली जाती है तो उसे डाइवर्जेंस कहा जाता है, और हर वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकलता है। जैसे आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस वेलोसिटी, है ना, जैसे आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस फोर्स, जैसे आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस और कोई वेक्टर क्वांटिटी ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से जितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं सबका डाइवर्जेंस निकलता है, इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। और डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। किसका निकलता है? डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ का निकलता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है d/dr, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ हो गया d/dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यानी ये एक्चुअली E/R है ना, ये क्या है? E/R है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे E/R कह दें, E/R, और इसे हम कह देते हैं कूलाम। ध्यान से देखिएगा, ये रो है आयतनावेश घनत्व, इसे हम कह दें कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और ये एप्सिलॉन जीरो, इसकी भी यूनिट मीटर होगी। मीटर से मीटर कैंसिल होगी, ये मीटर स्क्वायर आएगा। E इंटू मीटर स्क्वायर बराबर Q/एप्सिलॉन जीरो। ध्यान से देखिए, ये एरिया है, E इंटू ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये फ्लक्स है, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कक्षा 12 वाली गॉसेस थ्योरम निकल के आ गई। तो ये है गॉसेस थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म, और इसका हम अभी कुछ सवालों में यूज भी करेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। मैं इतना सीधे और सरल तरीके से इनको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कभी ना भूलें। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत आसान है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम।
एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में मैं आपको पहली चीज़ तो ये बता ही चुका हूँ पीछे कि गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्यों है। विशिष्ट परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बहुधा हम गॉस प्रमेय का यूज करते हैं। गॉस प्रमेय में हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट में कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। मैं आपको बताता हूँ कि एक कंसेप्ट के माध्यम से आप पूरे के पूरे डेरिवेशंस को कैसे ख़त्म कर सकते हो, आज इस क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, ये कोई जोक वाली बात नहीं है कि कैसे ख़त्म कर सकते हो, आप खुद ही देखोगे कि हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। अच्छा आप बताइए, जब आप गॉस की थ्योरम अभी प्रूफ कर रहे थे तो सबसे पहले आपने वहाँ से अवयव फ्लक्स निकालने की कोशिश करी थी। तो आप किसी भी डेरिवेशन की शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले वहाँ का क्या निकालेंगे, अवयव फ्लक्स, जिसे हम कहेंगे एलिमेंट फ्लक्स। एलिमेंट फ्लक्स, और एलिमेंट फ्लक्स का मतलब डी फाई ई। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेशन करने के बाद कुल फ्लक्स निकालेंगे। कुल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, आयतन आवेश घनत्व रो, या और कुछ भी। यानी कोई एडिशनल कंसेप्ट अगर वहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे मान लो वहाँ पे कहीं एल आ रही है, एल आ रहा है, कहीं एरिया आ रहा है, कहीं वॉल्यूम आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम लैम्डा, सिग्मा और रो जैसी क्वांटिटीज़ का यूज कर सकते हैं। तो वो आप कर लीजिए। लास्ट में आप क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम। और ध्यान रखिएगा वैसे भी आप कि गॉस थ्योरम जब आपने पढ़ा है तो आपने कहा है कुल फ्लक्स, आप उसकी परिभाषा में जाइएगा। एक्चुअली उसकी डेफिनेशन की सोल में ही, उसकी डिफिनेशन की स्पिरिट में ही ये छिपा हुआ है कि गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा किसी फ्लक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जब तक कहीं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट ना हो जाए तब तक आप गॉस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और चलिए। जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो आपने गोला लिया था, गोला लिया था, यहाँ हमने चार्ज माना था। फाइनली जो फ्लक्स आया था वो आया था Q/ε0। भाई केवल आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या इस फार्मूले से कहीं ये पता चल रहा है कि आपने जो लिया था वो गोला था? नहीं पता चल रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुल फ्लक्स का मान जिस पृष्ठ ने उस आवेश को घेर रखा है उसकी आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ उस सरफेस को बंद होना चाहिए था बस। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसे बेलन भी घेर सकता था, इसे शंकु भी घेर सकता था, वो हर चीज़ जो इसे बंद कर सकती थी वो घेर सकती थी। राइट, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। साथ देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। डेली इसी चैनल पर कक्षा 12 की रेगुलर भौतिक विज्ञान की कक्षाएं आप सबको पढ़ाई जाएंगी। यदि आप इच्छुक हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।